फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्वेश्चन करना। देखो आपको क्या देखा है इस क्वेश्चन में, आपकी एक दो सरफेस है आपकी, एक आपकी म्यू इक्वल टू 1 है, एक म्यू इक्वल टू 3/2 है आपका, और आपका इस तरह से लाइट आ रही है और यहाँ पे आपका अंदर जा रही है, साफ साफ दिख रहा है क्या आपका जो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराती है। इंशाल्लाह जी कहां से आया, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, देखते हैं ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ है आपका, कोई लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो कहीं ये लाइट मिल ही नहीं सकती, ये लाइट तो कहीं मिल ही नहीं। अबे जहां से इंसिडेंट रे निकलती हुई आती है या निकलती हुई महसूस होती है, मैं उसको ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। यहाँ तो कहीं मिल ही नहीं रही, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि वो एक्चुअली में रेज यहाँ पे जा तो नहीं रही, एक्चुअली में रेज यहाँ पे जा तो नहीं रही, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ऑब्जेक्ट कैसा है आपका यहाँ पे, वर्चुअल है। मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू। अब ध्यान देना क्वेश्चन में मैं थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ फिगर में, अब ध्यान देना। तो मतलब आपका यू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा यू, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा की तरह मत सोचना है इसमें, थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये यू हो गया। बी जो आएगा सो आएगा। पहली बात तो मैं यू को क्या लिखूंगा, सबसे बड़ी गड़बड़ आती है मन में आपकी कि +30 की -30, +30 भी लिख सकता हूँ या -30, ये गड़बड़ होगी सबसे बड़ी। तो आधे बच्चे -30 लिख के आएंगे, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट को हमेशा -30 लिख के आते हैं, पता नहीं क्यों। तो आंसर है कि -30 नहीं होगा। मैंने कैसे याद करने के बाद प्लस लिखना है माइनस लिखना है, अगर किसी ने पहले वाली क्लास नहीं की तो वो समझो, या किसी ने कर रखी है तो उसने नहीं कर रखी तो एक बार यूट्यूब की वीडियो देखना, मैं बहुत अच्छा समझा रखा है। प्लस या माइनस साइन, कभी भी आपको साइन कन्वेंशन लेना है तो, और किसी भी डिस्टेंस के लिए, तो आपको देखनी है क्या, आपको देखनी है बच्चों, आपको देखनी है हमेशा काम की रेस। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अंशा जी। आपको देखने क्या, काम की रेस। काम की रेस क्या होती है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो काम की रेस है मतलब ऑब्जेक्ट से। अबे कहां से आती है रेस, ऑब्जेक्ट से आती है, ठीक है। काम की रेस यानी इंसिडेंट रेस की बात होती है। अब इंसिडेंट रे क्या दिख रहा है, इंसिडेंट रे आपकी इस तरफ आ रही है, इंसिडेंट रे कहां आ रही है, राइट की तरफ है ना, तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ऑटोमेटिकली ये क्या डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट को तुम देखो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां रखा है, यहाँ पे रखा है, यानी उसको मैं हमेशा यहाँ से नापता हूँ, इसको पोल बोलते हैं, ये तो मैंने बता रखा है, यहाँ से नापा जाता है। जब पोल से मैं ऑब्जेक्ट की तरफ आता हूँ तो मैं किस तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उस टाइम राइट की तरफ जा रहा हूँ, और जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं यू को क्या लूंगा, आपका +30 लिखा होगा। तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चों ने यही गलती करी होगी, ठीक है। आई होप कि ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप इस सरफेस को देखो, इस सरफेस को जब मैं देखता हूँ तो सरफेस इस तरह से है, इसका जब मैं पूरा स्फेयर बनाऊंगा तो वो इस तरह से बनेगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लास को हुए बहुत टाइम हो गया है। अब ये वाला ये पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इससे मैं रेडियस जब नापूंगा तो इस तरफ नापूंगा, क्योंकि ये भी राइट की तरफ है, और मैंने यहाँ पे समझाया कि राइट की तरफ आप पॉजिटिव लेके चलते हो, तो यहाँ पे भी आप आर को क्या लोगे, पॉजिटिव साइन के साथ लोगे। और कितना देखा है, 20 देखा है, तो आप आर को लिखोगे +20 सेंटीमीटर, और यू को लिखोगे +30 सेंटीमीटर। आई होप कि ये वाली गलती किसी से ना हुई होगी, तो साफ सीधी बात है आपका गलत आंसर आया होगा। अमन जी कनेक्ट नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं अमन जी, अभी ज्यादा छूटा नहीं है, कुछ नहीं छूटा आपका, एक तरह से सवाल करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर अब हम म्यू1 और म्यू2 की बात करते हैं, म्यू1 और म्यू2 का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, मैंने कहा था जब भी 1 और 2 का कॉन्सेप्ट आएगा, जब वो 1, तो ये क्या याद रखना है कि जहां से आती है कौन रेस, कौन सी रेस, इंसिडेंट रेस, जहां से रेस आती है उसको हम लेते हैं 1, और जहां जाती है उसको हम लेते हैं क्या, उसको हम लेते हैं 2, ठीक है। आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट है, R10 लेते हैं। ऐसा क्यों भाई, तुम फोकल लेंथ थोड़ा निकालना है यहाँ पे, ठीक है, फोकल लेंथ हम लेंस में निकालेंगे। तो सुनो, म्यू वन क्या हो जाएगा, म्यू वन हो जाएगा 3/2, क्योंकि रेज देखो, रेज यहाँ से आ रही है, तो ये 1 जा कर रही है, इस वाले एरिया में जा रही है, तो ये 2 हो जाएगा। बस ये वाले कंसेप्ट याद रखो। अब बस कुछ नहीं करना, तो फॉर्मुला लगाना है इसको और आंसर निकालना है। जब फॉर्मुला लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू टू क्या है आपका 1/v, वी तो मुझे निकालना है, माइनस म्यू वन कितना है आपका, वो है आपका 3/2, ऐसे लिखता हूँ 3/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका यू कितना है आपका 30 है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1, यानी आपका 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ, इतना तो किसी को श्रम की बात नहीं है, डिवाइडेड बाय 1/r, आर क्या है +20, तो आपने उठा के बस इसको पटक दिया। इसके बाद सॉल्व करने वाला तो हर काम बच्चा कर ही सकता है, काटा बेटी मचाएंगे, बहुत ईजी से आंसर पाएंगे। यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 को क्या मतलब होता है 1/2, यानी नीचे हो जाएगा आपका 1/40। जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आदत भी होनी चाहिए। तो 1/40 माइनस 1/20, जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो बच्चों आपका v निकल के आएगा आपका +40। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे रुक जाओ, +40 सॉरी -40, सॉरी -40। अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ माइनस प्लस में आंसर छोड़ के आया, तो माइनस प्लस में आंसर छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि माइनस प्लस का यहाँ पे कंसेप्ट आप अपनी तरफ से लेके आए हो, ठीक है। तो माइनस का क्या मतलब है, सुनो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला आपसे, जहां जाती है काम की रेस उसको लेते हैं पॉजिटिव, जहां उसके उल्टा कहते हैं नेगेटिव। अगर -40 लिखा हुआ आया है तो इसका मतलब ये अगर सरफेस है, अगर ये सरफेस है, और मुझे डिस्टेंस कहां से लेना है, मुझे डिस्टेंस लेना है पोल से, तो अगर माइनस निकल के आया तो यानी पोल से डिस्टेंस कहां होगा, इस तरफ होगा।
और आपका इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पे, जिसका डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, ये होगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो आप आंसर क्या लिख के आओगे, 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। आई नहीं आई बात समझ में? सर μ1 तो 3/2 है, μ1 तो 3/2 है। ओ सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया क्या, कुछ कुछ गलती कर दी मैंने। ओ सॉरी, हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। थैंक यू मुकुल, कहाँ गया, मैंने गलती करी यहाँ से, यहाँ मैंने गलती करी, μ2 माइनस μ1 रखा है ना, सॉरी। तो यहाँ तो काफी गलती हो जाएगी, चलो इसको सही कर लेते हैं। सही है, सही टाइम बता दिया आपने। हाँ फिर तो आंसर राइट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अगर चेंजेस करने हो तो यहाँ पे चेंजेस करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ आपका, ठीक, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए, गलती हो जाती है ऐसे। यहाँ पे क्या हो गया, μ2 1 है और ये आपका 1.5 है, तो ये क्या आ जाएगा आपको निकल के, ये आ जाएगा -0.5/20, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1/40। ठीक है, -1/40, और यहाँ पे आएगा आपका +1/20, जिसको सॉल्व करके जब आप निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी, बहुत इजीली आपको निकल जाएगा +1/40। ठीक है, तो v यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका +40। अब ठीक है, मेरी गलती थी यहाँ पे, माई मिस्टेक। तो अब मैं प्लस को समझा, चलो उसके बहाने कम से कम आपको समझ में आ गया होगा जो चीज मैं समझाना चाह रहा था। चलो वो गलत बता दिया था, पर कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि कल को साइन आता है तो किस तरह से रखना है। मान लो आपका माइनस वाला आ जाता तो आप कैसे आंसर रखते हैं। अब आपका आंसर प्लस में निकल के आया, प्लस में निकल के आया, इसका मतलब मुझे इस तरफ आपकी डायरेक्शन लेनी है वी की। अब सुनो, सरफेस बनाओ, सरफेस ऐसी थी, ठीक है, पोल यहाँ बीचों बीच होता है, और मैंने क्या कहा कि क्योंकि आंसर प्लस में निकल के आ रहा है, क्योंकि आपका आंसर प्लस में निकल के आ रहा है, क्योंकि आपका आंसर प्लस में निकल के आ रहा है, इसका मतलब आपको डिस्टेंस क्या लेनी, इस तरफ लेनी है, यानी इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी, और कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका पोल से, वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो सही है, तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे कि आपका फाइनल आंसर है 40 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, मेरी गलती थी, दो बच्चों का आंसर सही था, बाद में सही था, टुवर्ड्स राइट। आई होप कि ये सारी बात सबको समझ में आई होगी। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं, कोई बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आई तो मैं वापस समझा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जरूरी है, साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को भी कोई भी छोटी सी प्यारी सी गलती हो, सर बीच में प्लस आएगा ना, कहाँ पे बीच में प्लस आएगा बेटा, कहाँ पे प्लस आएगा, हैप्पी जी ने बोला बीच में प्लस आएगा, मैं समझा नहीं कहाँ आएगा प्लस। चलो बाकी लोग बताओ, किसी को कोई दिक्कत। सर टेस्ट, मुकुल का मैसेज आया है, सर टेस्ट डिस्कस करने करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, मैं डिस्कस करूंगा, मुझे मॉड्यूल भी डिस्कस करना, मैं समझता हूँ, टेस्ट भी डिस्कस करना है, सब डिस्कस करना है। ठीक है, पर देखो क्योंकि टेस्ट के बारे में को ये कहना, टेस्ट में मनदीप जी के लगभग फुल आउट फुल आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है उनका, तो एक काम करो ना, आप लोग डिस्कशन कर लो उसको ग्रुप पे, जो भी क्वेश्चन आपका ग्रुप गलत हुआ है, भाई क्वेश्चन डिस्कस क्यों नहीं किया तुमने, एक काम करो, मैं डिस्कस नहीं कर पाया, तुम भी जानते हो क्यों, तो एक काम करो ना, उसको डिस्कशन ग्रुप पे डिस्कस कर लो एक बार क्वेश्चनों को। हैप्पी जॉन पहले बोल रहा था सर, अब ठीक है, ओके, इंशा जी आ गया, वेरी गुड, ठीक है सर, एक बार फिर से ऊपर से समझा दीजिए। ठीक है, समझाता हूँ। फ्रेंड्स आपकी बस दिक्कत ये हो रही है क्योंकि आपने पहली वाली क्लास अटेंड नहीं करी, इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत हुई, पर मैं समझाऊंगा। तो मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ इस चीज में, इसमें इस क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग हर चीज समझाती है जो मैं मेरे को बतानी चाहिए थी, पर फिर भी समझो। कहाँ गया, तो मान लो आपको सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पे एक सरफेस आपकी इस तरह दे रखी है, और इस सरफेस के अंदर वाला जो है म्यू वो 1 है, बाहर वाला जो म्यू है वो 3/2 है, आपकी लाइट जो है ऐसे निकल के आ रही है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो बन सकता है उसका मैंने यहाँ पे दे दिया 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इमेज, पूछ रहे इमेज की पोजीशन बताओ। तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं अपन, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पिछले क्लास में बताया था मैंने। अब सुनो, यहाँ पे आपको बस ये वी यू और आर ये सब डिस्टेंस होते हैं, वी यू और आर, वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसमें ये बात सर आपने कहा था क्लास में करूंगी क्वेश्चन डिस्कस, ओके मैं समझ गया इंशा जी, पर तुम समझ रहे हो ना, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं कर पाया, तो एक काम करो तुम लोग डिस्कशन ग्रुप पे करना शुरू करो, मैं डिस्कशन ग्रुप देखता हूँ, और कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो सबसे गलत हो रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन उस टाइम दे दूंगा वहां पे। तो यहाँ प्लस ये वाली चीज याद रखना कि बी यू और आर क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, इनको आप प्लस या माइनस में लिख के आना जरूरी है। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करते हो, डिसाइड करते हो आप काम की रेस से। ये एक बार प्लीज, एक बार एक काम करना, कॉनकेव मिरर वाली जो क्लास है उसको कर लेना, स्फेरिकल मिरर्स नाम से टॉपिक होगा, उस क्लास को कर लेना, उसमें मैंने समझे अच्छे से समझा रखी है इस बात को। तो काम की रेस, इंसिडेंटर को काम की रेस होता है। अब इंसिडेंटर क्या है, जो कि आपके इस तरफ आ रही है, अब ये आ रही है इस तरफ, पर दिक्कत ये है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये दोनों लाइन मिलती नहीं। अबे जो लाइट आती है वो इंसिडेंट रेस कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से, पर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, दिख ही नहीं रहा, तो जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वो टकरा कहाँ पे रही है, वो यहाँ पे टकरा रही है, तो आपका इसको मैं ऑब्जेक्ट मानूंगा। अब क्या है, यू को +30 रखने का रीजन क्या है कि मैंने बोला पोल, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। अब राइट आ रहा हूँ या लेफ्ट आ रहा हूँ, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी इंसिडेंट रे है वो राइट की तरफ है, इसलिए मैं राइट साइड को क्या बोलूंगा, आपका पॉजिटिव बोलूंगा, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, मेरी नेगेटिव साइड हो जाएगी। तो यू क्या हो जाएगा आपका +30, क्यों, क्योंकि आपका दिख रहा है कि पोल से जब मैं ओ की तरफ जा रहा हूँ तो मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो +30 आ जाएगा आंसर। आर क्या हो जाएगा +20, क्यों हो जाएगा +20, क्योंकि ये स्फेरिकल है, और स्फेरिकल का सेंटर तो और
इसके बीच का दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। डिस्टेंस पोल से नापते हैं, राइट की तरफ नापेंगे तभी सेंटर की तरफ आएंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा, ये आपका हो जाएगा डिस्कस। ठीक है, उसके बाद म्यू वन और म्यू टू कैसे समझते हैं? म्यू वन म्यू टू को समझने के लिए हम कहते हैं म्यू वन के जहां से लाइट आती है उसको वन बोलते हैं, जहां पे लाइट जाती है उसको टू बोलते हैं। लाइट कहां से आ रही है? यहाँ से आ रही है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 3/2, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका म्यू वन बोल देंगे। तो लाइट जा कहां रही है? लाइट इस वाले एरिया के अंदर जा रही है, इस वाले एरिया को जहां लाइट जाती है उसको हम 2 लेते हैं, तो इस म्यू को क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे, यानी म्यू टू क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद बस इस चारों वैल्यू को उठा के, इस चारों वैल्यू को उठा के बस मैंने इसमें पुट किया है, और पुट करके इस वैल्यू को सॉल्व किया है। सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके बाद मैंने आखिरी में आपको समझाया कि प्लस निकलने का क्या मतलब है। प्लस निकलने का मतलब है कि मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली, कहां से? मुझे पोल से कहां जाना होगा? राइट की तरफ। पोल से राइट की तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा, और ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाएगा। आई होप कि वाला प्रॉब्लम हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं भी समझ आई, मैंने एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर और भी समझ में नहीं आता तो अलग से मुझसे पूछ लेना, या फिर एक बार से यूट्यूब वाली क्लास को देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास आप लोगों के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती है। चलिए, जोश में आई होप कि किसी को कमी तो दिख नहीं रही होगी मेरे, ठीक है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कि भाई नहीं सर आपकी तबीयत खराब है तो जोश में कमी है, ठीक है? वो नहीं लगेगी, वो मेरी गारंटी है तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से। बाकी तुम्हें लगे तो बताना, मैं उसको भी थोड़ा सा मेंटेन कर लूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू, आपको ही लग रहा है, हम मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं अंदर से बीमार हूँ ना, आप लोग बीमार नहीं हो ना, आपको नहीं लग रहा ना, मुझे अंदर से लग रहा है थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा रहा हूँ। थिन स्फेरिकल मिरर्स, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे घर वालों ने मेरी शेविंग करवा दी है ना, तो जो भी सारी की सारी सर्दी मेरे बालों की वजह से रुक रही थी, दाढ़ी की वजह से रुक रही थी, वो सारी सारी सर्दी मेरे चेहरे पे आ गई है। ठीक है, इंडियन जेम्स बॉन्ड। थैंक यू मुकुल। क्या करने वाले थे अपन? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा, मैं बता दूं क्या हुआ, क्या लड़की वाले देखने आए थे, मैं बताऊं उसके बारे में कुछ बात करूं, हाँ या ना बोलो? अगर बोलोगे तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, ऐसे कोई जल्दी जबरदस्ती नहीं है। हाँ, ये है ना, दूसरे के बुराई के बारे में, दूसरे के बारे में सब कुछ सुनना है। क्या हुआ इनके साथ में, क्या हुआ इनके साथ में? नहीं सर बिल्कुल अच्छे। ठीक है, कि भाई इनकी कैसे जिंदगी खराब होने वाली है, आप बताओ सर पहले आप, क्योंकि सबके साथ ये होने वाला है आगे। नहीं सर, हमारी जिंदगी खराब कैसे होगी? ठीक है, हम तो चाहते ही है, हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? आधे बच्चों से आप पूछा जाए ना पढ़ाई कर क्यों रहे हो, तो आधे बच्चे ये बोलेंगे कि अ, अनिल शर्मा। हाँ ये तो है, अनुपम खेर बना देते हैं। तो आधे बच्चों से पूछो ना कि तुम पढ़ाई क्यों, मतलब एक बार क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं बिल्कुल नया नया था पढ़ाने टीचिंग फील्ड में, तो मैं बच्चों से क्लास में उनके नाम वाम पूछा करता था, फिर उनसे बोलता था कि बच्चों बताओ कि तुम लोग डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तुम लोग अच्छे नंबर क्यों लाना चाहते हो? ठीक है, तो तो वो बच्चे बोलते थे सर मैं अपने इंडिया नेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में, तुमसे भी कोई ये पूछ रहा है, तुम भी यही जवाब देने वाले हो, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, देखिए मेरे देश में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, मैं पढ़ा लिखा होकर देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो दूसरा है ये भी काफी लोगों का पहला होता है, ये दूसरा जो आंसर है ना, ये काफी लोगों का पहला होता है, और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें वो क्या होता है कि सर बात ये है कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, जो कि ऑब्वियस रीजन है, ठीक है, सबके घर वाले गरीब होते हैं, कोई कोई यहाँ पे अंबानी का बेटा नहीं है, और अंबानी का बेटा होता तो मेरे पास नहीं पढ़ रहा होता, इतनी गारंटी मेरी भी। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, सर मेरे घर वाले बहुत गरीब है और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं अच्छे से उनके, मैं, मेरे छोटे भाई बहन है, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है, ये लाइन सुनना भाई, दो चार लोग अपने आप से रिलेट जरूर करेंगे। ठीक है, सर मेरे छोटे भाई बहन है, ठीक है, मैं खुद अपने घर में छोटा हूँ, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन है, और मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करके, मैं अपने घर, मेरे से जो जो गलतियां हुई मेरे लाइफ में, मैं उनको अपने छोटे भाई बहनों के साथ नहीं होने देखना चाहता। बोलते हो ये बात ना? ठीक है, और कुछ नहीं रहा तुम फिर भी उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी लाइन बोलते हो, और ठीक है, मतलब ये सारी चीज बोलते हो कि मैं उसके लिए कर दूंगा, मैं इसके लिए कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, पर करते वर्ते कुछ नहीं हो तुम लोग उन छोटों के लिए, तुम बस गिनाते हो, उनको मारते पीटते ज्यादा हो, उनको सुनाते ज्यादा हो। ठीक है, बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं मैं कहने, उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, बड़े भाइयों की बहनों की अलग इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, जो कभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने ये लाइन बोल के अपने भैया को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धांजलि मतलब इज्जत वाली श्रद्धांजलि। ठीक है, कि भैया भैया बुरा ना मान जाए, कभी मान लो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो पता लगा अगले दिन मुझे फोन कर रहा है कि भाई तू ऐसे ऐसे बोल सकता है। ठीक है, उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस है लाइफ में, जो कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनके बारे में बात करूंगा एक दिन, माँ बाप के बारे में एक दिन बात करूंगा मैं बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन के बारे में बात करूंगा, बहुत अच्छी रीजन है लाइफ में जो उनको डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, पता भी नहीं। तो ये सारी बात होती है। फिर धीरे धीरे ना मतलब मैं जब थोड़ा सा पुराना होने लगा टीचिंग में, थोड़ा सा 1-2 साल हो गए, आकाश मतलब एक जगह मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था पर निकल गया मुंह से।
तो फिर उनसे वहां के बच्चों से पूछा तो वो यही सेम सेम रटा रटाया आंसर कि देश के लिए कुछ करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, भाई बहनों के लिए कुछ करना है, मैं अपने अपने आप को लाइफ में प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारी बातें। इन दी एंड जब 1-2 साल हो गए और 1-2 बच्चे सिलेक्ट हो गए आईआईटीज में, और जब आईआईटीज में उनको 3-4 साल हो गए, जैसे 2-3 बच्चे हैं मेरे जान पहचान के जो आईआईटी दिल्ली में है और 2-3 साल हो गए, उनसे मेरी बात होती है तो मैं बोलता हूँ बेटा तूने पढ़ाई क्यों करी, ठीक है, तो पढ़ाई क्यों करी, तो उन्होंने बोला कि सर देखो वो तो सब जो भी जोश में था वो बोल दिया, सच्ची बात तो है कि शादी करनी है, ठीक है, कि भाई जितनी अच्छी नौकरी लगेगी उतनी अच्छी छोकरी मिलेगी, ठीक है, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जितनी अच्छी नौकरी लगेगी उतनी अच्छी छोकरी मिलेगी, और जितनी अच्छी छोकरी मिलेगी उतने अच्छे बच्चे होंगे, उतनी अच्छी आपकी सेटल लाइफ होगी। तो जिंदगी का सार यही है, आप सब लोग यहाँ पे बस एक ही चीज के लिए पढ़ने आए हो, वो है शादी, वो है शादी और वो है शादी, ठीक है। ऑब्वियस सा रीजन है, अबे कोई माँ बाप अपने बेटे को तुम्हें क्यों देगा, या कोई बाप मतलब कोई बाप अपने बेटों को किसी ऐसी लड़की से क्यों ब्याएगा जो मतलब खुद लाइफ में स्टेबल नहीं हो, हर कोई अपना स्टेबिलिटी देखना चाहता है, ठीक है। जितना भी नो कर रहे हो ना तुम फाइज, बहुत आज बच्चे बहुत नो कर रहे हो, नहीं नहीं सर मैं तो बिल्कुल ना वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सख्त लौंडा हूँ, मैं ये हूँ, सारी सख्ती निकल जाएगी तुम्हारी कॉलेज में, लिख के ले लेना मेरे से बात को, ठीक है, तुम कॉलेज में बहुत सख्त बनने की कोशिश करोगे, हाँ पैसा 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 तो है ही खैर ऑब्वियसली, अबे बेटी भी उनको ही मिलेगी जिनके पास पैसा होगा, ठीक है, तो बेटी भी उनको ही मिलेगी, पैसा तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन है, तो पैसा तो कोई भी कमा सकता है यार, पैसा तो कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा कमा के खर्च किस पे करोगे, ये भी बात तो बताओ, ठीक है, सर माँ बाप पे खर्च करूंगा, देश पे खर्च करूंगा, ये मत बोलना, मार मार दूंगा, ठीक है। हाँ मोस्ट जो आकाश जी बोल रहे हैं ना कि मोस्टली लड़कों के लिए है बात, बिल्कुल मोस्टली लड़कों के लिए, क्योंकि इंडिया में सेक्स रेशियो बहुत बेकार है ना, इंडिया में ऑब्वियसली लड़कियां वो छोटी हैं, लड़के ज्यादा हैं, ठीक है, छोटी मतलब लड़कियां कम है, ठीक है, और लड़के ज्यादा हैं मात्रा में, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भाई जिसकी कमी होगी उसकी डिमांड भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो विदेशी फॉरेन, अरे बस बस विदेशी फॉरेन, तुम पहले इंडिया में तो कुछ मिल जाए तुम्हें, तुम विदेशी फॉरेन तक की सोच रहे हो, तुम्हें ना मिलना जोगाड़ बाहर का, ठीक है। चलो अपन ये सब वेस्ट वेस्ट जो भी टाइम पास की बात है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन स्फेरिकल मिरर्स, अब ये सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, अगर मैं बहुत शब्द को 4 बार भी बोल रहा हूँ तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सवाल आपके बेटा यहाँ से ही आने वाले हैं, जो भी जिस तरह के सवाल बन सकते हैं वो सब आपके यहीं से आने वाले हैं, तो सुनो। पहली बात तो यहाँ पे शब्द आ गया थिन, थिन का एक रीजन है, मोटे स्फेरिकल, मोटे के लिए हम नहीं पढ़ने वाले, मोटे को हम करेंगे बाद में, जब सवाल के थ्रू करेंगे। अच्छा रिश्ते की बात नहीं बताई, इंशादी कितना इंटरेस्टेड है मेरे रिश्ते के बारे में सुनने के लिए है, सब कितने इंटरेस्टेड है, हाँ मेरे रिश्ते की बात बताई नहीं, चलो मैं उसको रिकॉर्ड को म्यूट कर देता हूँ पहले, तो पता लगा हुआ जो बच्चा यहाँ पे नया आया है वही मैं सोचता है हम यहाँ पे ऐसे टाइम पास करते हैं, ठीक है, ये बीच बीच में ऐसा हो रहा है ताकि हम सबका मूड अच्छा रहे, वरना मेरी क्लास एक एक 1.5 घंटे जाती है, वो यूट्यूब पे भी आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। पहले बात तो ये मुझे बताओ, ये अमायरा कौन है, ठीक है, लास्ट टाइम भी आए थे, इस टाइम भी आई, अमायरा है कौन, कोई जानता है इनको, क्योंकि मुझे इन पे थोड़ा डाउट है, कौन है अमायरा, कोई जानता है यहाँ पे, अरे कौन है, कोई जानता है, अमायरा, अमायरा जी स्वागत है आपका, कौन है आप, अब एक बार मुझे मैसेज करें क्लास के बाद, आप पर्सनली मैसेज करें मुझे, कोई तो है, किसी अमायरा ने ज्वाइन कर रखा है, एक बार देखो आप लोग चेक करो पार्टिसिपेंट्स में, चलो ठीक है अपन अपना आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन स्फेरिकल मिरर्स, देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये समझ के रखो कि आपके पास में क्या है, इसका मतलब है टू स्फेरिकल सरफेसेस जुड़ी हैं, ठीक है, टू स्फेरिकल सरफेस आपस में जुड़ी हैं, और थिकनेस क्या है, वेरी वेरी लेस थिकनेस, आपने दो स्फेरिकल समझो सरफेस होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस की तो समझना, हाँ टेस्ट भी दिया था उसने पर 0 नंबर के साथ में, तो टू स्फेरिकल सरफेसेस है आपके पास में, मान लीजिए ऐसी एक स्फेरिकल सरफेस मान लो मैंने ऐसे बना दी, समझना इस बात को, एक बार समझ के तो मजा आएगा, अगर एक सरफेस है, ठीक है, और दूसरी सरफेस मैंने एक और सरफेस मान लो ऐसे करके मैं ले गया इसको, और तो दूसरी जगह पे मैंने एक सरफेस बना दी ऐसे करके, क्या यहाँ पे आपको दो सरफेस दिख रही है, हाँ सर मुझे दो सरफेस दिख रही है, एक सरफेस 1 हो गई ये, ठीक है, और एक हो गई आपकी सरफेस 2 ये हो गई, एक सरफेस 1 ये हो गई, सरफेस 2 ये हो गई, आपको आई होप ये बात समझ आ गई हो, पर दिक्कत ये है कि ये जो थिकनेस आपको दिख रही है ना बेटा, ये थिकनेस क्या है आपकी, बहुत मोटी है, एक थिकनेस है ये, और ये नेग्लिजिबल नहीं है। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने समझ रहा हूँ, देखो बहुत बच्चों को थिन और थिक का कंसेप्ट समझ में नहीं आता, बहुत सारे, अब एक नया राजू अटेंड करने वाले, कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन कौन है जो राजू, अमायरा, कौन है ये लोग, राजू जी कौन है आप, एक बार हमें थोड़ा सा बताएं, किसी के जानकार है क्या राजू, और ठीक है सुनो, सुनो, तो हाँ लेंस पढ़ने वाले ने तुझे, अब सुनो पहली बात तो ये थिकनेस है, लेकिन दूसरी बार क्या किया मैंने, फिर से वही सरफेस ली, फिर से वही सरफेस लिया आपका, और मैंने क्या किया आपका यहाँ पे सरफेस 1 सेम सरफेस, और उस बार सरफेस 2 इस तरह से ले ली, बस फर्क क्या आ रहा बेटा,
इस बार आपका जो थिकनेस है ना, यहाँ पे जो थिकनेस आप लेके चल रहे हो, ये थिकनेस बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, इसको आप काउंट भी नहीं करने वाले, इतनी छोटी थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं, जो चीज पतली होती है उनको हम क्या बोलते हैं, थिन बोलते हैं ना, तो ये इसको हम बोलते हैं थिन लेंस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मोटा लेंस भी बोल सकते हैं, पर हम इसको मोटा लेंस ना बोल के, मोटा लेंस तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा लेंस बोल लो, या दूसरा है आपका कि टू स्फेरिकल सरफेस बोल दो, टू स्फेरिकल सरफेस। इसका एक क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे इस चीज को। मान लो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, तो आप कुछ नहीं, ये वाली मैंने आपको चीज बताई थी ना, जब भी दो चीज होती है, मैंने क्या बताया था आपको, या तो दो रिफ्लेक्शन हो, या तो दो रिफ्लेक्शन हो, या दो रिफ्लेक्शन हो, या एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन, कुछ भी हो, ऐसा दो चीजें हो रही हो, तो आप क्या याद रखते हो कि पहले का फर्स्ट की जो इमेज होती है, फर्स्ट की जो इमेज होती है वो दूसरे के लिए आपके ऑब्जेक्ट का काम करती है। क्या ये बात सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अगर ऐसे मोटे वाले का केस आएगा ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ से कुछ I1 बना दोगे, ये I1 क्या करेगा, I1 आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले के लिए, फिर वहां से आपका I2 आ जाएगा। तो सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, एक क्वेश्चन होगा बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, तो सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट वाले की इमेज बनाओ, उस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की या फर्स्ट वाले आपके सरफेस से जो इमेज बनी है, उसको दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज का ऑब्जेक्ट का काम करवाओ, नई इमेज बना दो, वो आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो मोटे वाले, ये बस एक क्वेश्चन है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें, कोई अलग से मैं नई चीज नहीं बताने वाला। जब थिन लेंस आता है तो ये आपके सिलेबस में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थिन लेंस क्या होता है कि फिर से क्या होगा, आपके पास में दो सरफेसेस होगी, एक सरफेसेस यहाँ पे होगी और एक सरफेस क्या होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर सरफेस होगी, अब ये किसने कहा तुमसे कि इसका ये अलग अलग सरफेस है ना, तो इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है और इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, हाँ क्या ना। अबे इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ सर बात तो सही है, अलग अलग सरफेस है, अलग अलग सरफेस है, तो अलग अलग आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं। यहाँ पे देख एक जैसा है, पर मैं अलग बनाने की कोशिश करता हूँ तो समझाएगा। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, कैसे कैसे केसेस सुनो। तो मैंने बना दिया, मान लो एक सरफेस ऐसे बना दी, ठीक है, और एक सरफेस कैसे बना दी, एक सरफेस ऐसे बना दी। इसका 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 मान लो ये R1 है, इसका मान लो ये आपका R2 है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बार सरफेस क्या होती है, मान लो मैंने एक सरफेस ऐसे बना दी, ठीक है, मैं सब थिन लेंस की बात कर रहा हूँ, दूसरी सरफेस मैंने क्या बनाई, दूसरी सरफेस मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, थिन लेंस का कंसेप्ट है। इसका लग एक जैसे रेडियस रहे, पर रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे बना दी। मान लो तीसरा मैंने क्या किया, तीसरा मैंने आपको क्या किया, तीसरा मैंने ऐसे एक सरफेस बना दी, ठीक है, और दूसरी सरफेस आपकी क्या की, दूसरी सरफेस आपकी इस तरह से बना दी, ठीक है, इस तरह से बना दी। ये भी हो सकता है। तो इसका मैंने बोल दिया, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको मैंने R2 बोल दिया। कोई बच्चा ये मत बोलना आप कि सर आपने एक ऐसे बना दिया, दूसरा ऐसे बना दिया, ये भी कोई गड़बड़ नहीं है। पर बात ये है कि ये और ये सेम है, ये और ये क्या है, एक तरह से सेम ही है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर ठीक है आप ले सकते हो। तो इसका R1 हो गया और इसका आपका R2 हो गया, चलिए। तो इस तरह के बहुत सारे केस आपके सामने बन के आ सकते हैं, कोई इसमें दुविधा नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। और भी हो सकते हैं वैसे तो, और भी चीज जैसे और क्या हो सकता है, उसको हम सब सबके नाम होते हैं, याद रखना, सुनो। मान लो आपने एक सरफेस ऐसे बना दी, और ये सब आपने पढ़ा होगा, बस आपने कभी शायद ज्यादा ध्यान ना दिया होगा, एक सरफेस आपने ऐसे बना दी, ठीक है, और कई सरफेस आपने एक सरफेस ऐसे बना दी, और एक सरफेस आपने थोड़ा सा मोटाई मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, बस वो बस दिखाने के लिए, थिकनेस थिकनेस बहुत छोटी है, इस तरह की बन सकती है, ठीक है। सिमिलरली आपने इस तरफ प्लेन सरफेस बना दिया, ठीक है, उस तरफ आपने इस तरह सरफेस ले लिया, ठीक है। या अगर आपने क्या किया, यहाँ प्लेन सरफेस बना दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरह से आपने इस तरह सरफेस बना दिया। आई होप कि सब इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R1 ले लो, किसी को भी R1 ले सकते हो, किसी को भी R2 ले सकते हो। R1 और R2, 1 और 2 का कंसेप्ट क्या होता था, जहां से आती है उसको 1, जहां से जाती है उसको 2, इसको R2। और प्लेन का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जानते हैं हर कोई, मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चा हर बच्चा बैठा हुआ जानता है कि जो प्लेन सर्फेस होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी, नहीं पता अगर तो मैं बताऊंगा। ये R1 हो गया, ये R2, ये भी प्लेन सर्फेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लेंगे, इसको इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा, इसको बोल दिया R2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका R1, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा R2। अगर किसी को ये बात नहीं पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट क्यों होता है प्लेन सर्फेस पे, तो एक जुगाड़ मेथड सुनो। जुगाड़ मेथड क्या, अबे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या, मान लो कोई सरफेस है आपकी गोल है, अगर गोल को मैं पूरा 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 ऐसे बनाऊं, तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को तो हम रेडियस बोलते हैं, हाँ तो बोलते हो। अगर मैंने आपका इस सर्कल को मैंने और बड़ा किया, इस सर्कल मैंने और बड़ा किया, तो क्या फिर से आपका इतना इतना बड़ा सब बनेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे सरफेस फैलती जा रही है, जैसे जैसे सरफेस बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है, वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता जा रहा है, आपका बड़ा होता जा रहा है। तो मान लो मैंने सरफेस को फैला के बिल्कुल ऐसे कर दिया, ऐसे करके, तो क्या और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, हाँ। और एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर को और फैला के सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधा। जब सीधा कर दूंगा तो ये तो कहीं मुड़ने वाला ही नहीं, मुड़ने वाले तुम बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ,
और तुम्हारा कहीं सेंटर मिलेगा नहीं, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर भी इनफाइनाइट पे होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ बनेगा आपका, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो एक छोटा सा जुगाड़ मेथड है जिससे आप ये बात एक्सप्लेन कर सकते हो, वरना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है dy by dx की पावर 3/2, वो सब डिपेंड करता है, पर आपको पढ़ने की कोई जरूरत, कोई महत्वाकांक्षी, कोई इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है उसको पढ़ने की, तो उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब ये सारे जो मैंने आपके सामने लेंस बनाए, सबका कोई ना कोई नाम होता है, जितने भी सारे आपके सामने बच्चों ने लेंस बनाए ना, इन सबका एक नाम है, वो नाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपके सामने कई बार क्वेश्चन में सीधे से ये लिख देगा कि आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये सारी बात आर्क ऑफ बिग सर्कल की तरह एक्ट करेगा ना प्लेन वाला, बिल्कुल सही बात है पीजी। वही मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है या फिर आपका जो प्लेन सर्फेस होती है, वो एक बहुत बड़े सर्कल की आर्क की तरह एक्ट कर रही है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा सर्कल, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सुनो इस बात को कि यहाँ पे इन सबके नाम क्या होते हैं, नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले का जो नाम है, सुनो ये जो सरफेस होती है, कैसे सरफेस है, मैंने क्या सुन तो मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स समझाया था मैंने बहुत पहले, क्या तरीका था उसको समझने का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझने का क्या तरीका था, तो वो सुनो। तो कॉनकेव क्या होता है, मैंने बोला था अगर या तो सरफेस ऐसी होगी या सरफेस ऐसी होगी, अगर मेरा ये वाला पार्ट यूज में आने वाला है, अगर मेरा ये वाला सरफेस यूज में आने वाली है, तो मेरे इसको बोलते हैं कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, और अगर मेरा ये आउटर पार्ट यूज में आने वाला होता है, तो इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से बताऊं, तो मैंने आपको ये स्फेरिकल मेरे अच्छे समझाया था। मान लो आपके पास में क्या है, स्फेरिकल है ना सबके सब, तो मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास में एक स्फेयर हुआ करता है, स्फेयर। तो अगर इस स्फेयर का अंदर वाला पार्ट मेरे काम में आ रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कॉनकेव, लेकिन अगर स्फेयर के बाहर वाला पार्ट मेरे काम में आ रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ आपका कॉन्वेक्स बोलता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो प्लीज स्फेरिकल मिरर वाला कॉन्सेप्ट देखना, वहां पे और अच्छा समझाया। अब इनके नाम हम देख लेते हैं, नाम क्या है। सुनो साफ सीधी बात है, नाम से अब काम की बात है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोलेगा प्लेन कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ऐसे नाम बोलता है। सुनो, तो यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। जो R1 है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये वाली सरफेस, लाइट मेरी यहाँ से आएगी कहीं से, तो ये वाली सरफेस मेरे काम आ गई, ये वाली सरफेस जब काम आती है तो उसको मैं बोलता हूँ कॉनकेव, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉनकेव। अब ये वाली सरफेस भी क्या हो जाएगी, जब लाइट यहाँ से आएगी तो ये वाली सरफेस भी ऐसे काम आएगी, तो इसको मैं बोलता हूँ आपका, इसको मैं बोलता हूँ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। कभी कभी कुछ किताब कॉनकेवो लिखती है, वो ऐसे कोई बड़ा अच्छा लगता नहीं सुनने में। ठीक है, अब अच्छा मैंने सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आपका बोलते हैं कॉनकेव। देखो ऐसे समझो, लाइट तो बाहर से आती है ना हमेशा, जब लाइट यहाँ से आएगी तो ये कॉनकेव, जब लाइट यहाँ से आएगी तो ये कॉन्वेक्स की तरह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, सॉरी कंट्रोल, अच्छा कोई बोलेगा सर हम इसको कॉन, ऐसे लिख देता हूँ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कोई बच्चा बोलेगा क्या इसको हम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं, आंसर है हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा या कॉन्वेक्स कॉनकेव होगा, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखा तो आप कुछ भी बोल सकते हो। इस वाले केस में क्या बोलेंगे, इस वाले केस में ये आपका बाहर वाले सरफेस काम आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, और इसको भी बोलेंगे कॉन्वेक्स। कुछ किताबें इसको डबल डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देती हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, पर वो उसको नहीं बोलूंगा मैं, जानबूझ के नहीं बोलूंगा, क्यों, उसका रीजन आएगा थोड़ी देर में। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो लाइट अगर यहाँ से आती तो कैसा काम कर रहा है, ये कॉन्वेक्स का काम कर रहा है। अगर लाइट यहाँ से आती तो कैसा काम करता है, ये कॉनकेव तरह काम करता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दोनों सेम की तरह ही है, एक तरह से सेम है, क्यों, क्योंकि देखो इसका नाम क्या है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम क्या है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। इसको हम दोनों को सेम नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाएंगी, इसको हम बाद में देखेंगे। सो अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये वाली सरफेस क्या है आपकी, ये है आपकी कॉन, ये है आपकी कॉनकेव, और साथ में क्या है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव प्लेनो लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस। आई होप कि सारे नाम मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये समझना। ऐसे समझो कि यहाँ से लाइट आती है तो क्या बोलता है, यहाँ से लाइट आती है तो क्या बोलता है, यहाँ से लाइट आती है तो उसको कॉनकेव बोलता है, यहाँ से लाइट आती है तो आपके प्लेनो बोलता है, यहाँ से लाइट आती है तो उसको कॉन्वेक्स बोलता है, यहाँ से लाइट आती है तो प्लेनो बोलता है। तो नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस। सिमिलरली इसको मैं क्या पूछता हूँ, इसको मैं पूछता हूँ प्लेनो कॉनकेव लेंस, और इसको मैं क्या पूछता हूँ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब मुझे बताओ यहाँ बैठे हुए कितने बच्चे बैठे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कल को आपसे एग्जाम में बोल देगा ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। कल आपके सवाल में यह लिखा जाता है कि कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर ही सही नहीं, मतलब डायग्राम ही गलत बना दिया, तो फिर आपका आंसर तो 100% गलत आएगा। और इससे अच्छा कोई आपको तरीका मिलेगा नहीं। कैसे बनाते हैं, जब नाम कर रहा है तो एक बार लाइट इधर से एक बार लाइट इधर से, जैसे सरफेस दिख रही है उसके हिसाब से नाम कर दिया। मैंने बताया जो काम की सरफेस है उसके हिसाब से आपको नाम होता है। ठीक है, आई होप कि सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है नाम। और इस तरह बच्चों ने क्वेश्चन गलत भी करी है, क्योंकि साइन, क्योंकि देखो सब सारा साइन, सारा खेल यहाँ पे साइन का है कि आपने साइन सही लिया है गलत लिया है। और साइन आप सही गलत किस बात पे लोगे, कि लाइट कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। अब लाइट कहाँ जा रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस लेना है माइनस लेना है, ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है।
तो ये वाली बात भी आपको समझ अच्छे से आनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं फॉर्मूले पे। अब सुनो, ये वाली बात आई होप कि समझ आ गई। तो इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, का नाम है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। प्लस सर हर चीज को इंपॉर्टेंट बोलते हो, बेटा है इंपॉर्टेंट, कोई कल को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इस बार सेकंड अटेम्प्ट में 4 सवाल आए यहाँ से, ठीक है, और वो सवाल यहीं से, सारे सवाल यहीं से आए थे। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है सुनो, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है आपका, सुनो। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है कि अगर मुझे लेंस बनाना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब सुनो, मान लो कि मैंने एग्जांपल के लिए इस तरह, अच्छा एक और फॉर्मूला, एक और लेंस होता है, वो बताना भूल गया मैं आपको। एक और लेंस होता है, मान लीजिए आपका इस तरह से है कि ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है, R है, दोनों के। सिमिलरली आपका ये भी हो सकता है इस तरह से, बस ये दो ही केस पॉसिबल है वैसे, ठीक है, ऐसे सिर्फ दो ही केस पॉसिबल है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, इसका भी यहाँ पे R है, इसका भी यहाँ पे, दोनों के रेडियस बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम बोलते हैं आपका बाय कॉनकेव लेंस। लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कल को मैंने सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल दिया ना, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, तो भी आप इसी को मान के चलोगे। या सिंपली मैंने आपको बोल दिया कॉनकेव लेंस, तो ये भी आप सेम मान के चलोगे। तो अगर बाय कॉन्वेक्स लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस लिखा है तो भी आप इसको मान के चलोगे, ठीक है, इसको भी, क्योंकि दोनों है तो कॉनकेव कॉनकेव सरफेस। ये देखो लाइट यहाँ से आती कॉन्वेक्स सरफेस, लाइट यहाँ से आई कॉन्वेक्स, तो ये है क्या, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस है या डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको हम बोलते हैं बाय, बाय हमने लगाया क्योंकि इक्वल होते हैं, या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोलिए तब भी। एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, एक और नाम से पुकारा जाता है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, मेरे को ख्याल से अभी एक्सप्लेन करना जरूरी है नहीं, ठीक है। चलो मैं कर दूंगा इसको, हम चलो छोड़ो अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको एक और नाम से, एक होता है आपने नाम सुना होगा, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। क्या कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, मतलब आप लोगों ने पढ़ तो रखे हैं बचपन में सारी चीजें, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है क्या, स्टेटमेंट सही है गलत है, क्या कॉन्वेक्स, आंसर है, आंसर है, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। कोई बच्चा अगर नहीं बोलने वाला है तो क्यों बोल रहा है, पहले ये भी रीजन दे दो, ठीक है। जो आप लोग आंसर दे रहे हो ना, सबके सब एक ही चीज सोच के आंसर दे रहे हो, और वो क्या है उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप सबने जो आंसर किया है, देखो मेरा, मुझे पता है आप लोग जिस लेवल पर सोचते हो ना, मैं उस लेवल को पार करके बात कर रहा हूँ हमेशा, साफ साफ सही बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच के बोल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और उस चीज को मैं आज की क्लास में कंफर्म करके जाऊंगा, उस चीज को मैं आज की क्लास में क्लियर करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे सवाल नहीं करने वाले अभी हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे अभी हम सवाल, क्वेश्चन था क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे हम सवाल नहीं करने जा रहे, पर हम लेंस फॉर्म, ये मान लो लेंस मेकर्स फॉर्मूला की पीएचडी कर लेंगे आज हम। लेंस मेकर से फॉर्मूला है ना, उस पर ऐसी ऐसी चीजें समझ के जाएंगे जो शायद तुमने आज तक कभी जिंदगी में ना सोची हो, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुकुल, वो तो मिरर में होता है ऐसा। सुनो, तो लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो सुनो होता क्या है, मान लो मैंने बोल दिया आपसे, मैंने फॉर्मूला तो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाया सॉरी। तो मान लो कि मैंने आपका कोई भी, कोई जनरली एग्जांपल के लिए मैंने आपके इस तरह से लेंस बना दिया, और यहाँ पे इसका रेडियस है आपका R1 और इसका रेडियस है आपका R2, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस होती है तो आप जानते ही हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। और मान लो इमेज बनाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, बस ये सिर्फ ऐसा एज एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कोई ऐसे दिल पे मतलब है कैसे बनाइए आपने रेस, कुछ नहीं है। अब सुनो, ये क्या हो गया आपका, ये ओ हो गया आपका ऑब्जेक्ट, आई क्या हो गई, इमेज हो गई, डिस्टेंस जो बीच में हम क्या लेते हैं, पॉइंट पी लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टेंसेस की, बात करूं यहाँ पे डिस्टेंसेस की, तो वो आप सब समझते हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका इस तरह से डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू नाम से पुकारते हैं, इसको हम बोल देंगे आपका इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक सेकेंड, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। हम्म, तो इसको हम u लिखते हैं, इसको हम v लिखते हैं। अच्छा u प्लस के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है, ये तो आप इतने समझदार हो कि सर काम की रेस कहाँ आ रही है, यहाँ पे इस तरफ इस तरह की, तो इसका u मैं नेगेटिव लूंगा, v मैं पॉजिटिव लूंगा, वो सब तो सेकेंडरी बात है, सवाल नहीं करने जा रहे अभी हम। पर बात यह है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता क्या है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है बच्चों आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना बेटा बेटा मैंने, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है वो सुनो, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये तो एक रिजल्ट है उसका, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है वो सुनो, वो ज्योमेट्री से आता है, दूसरा रिजल्ट उसका नाम लेता हूं मैं, चलो। तो ये होता है आपका 1/f इज इक्वल टू, आपका होता है ये म्यू एल अपॉन म्यू। अब बोलोगे सर म्यू एल क्या है, हमने तो हमेशा 1 और 2 पढ़ा है,
अभी रुक जाओ, सब कुछ करेंगे, रुक जाओ एक सेकंड। म्यू एल अपॉन म्यू एस इंटू 1/r1 माइनस 1। अभी मैं इस फॉर्मूले की पीएचडी करूंगा, एक एक चीज जो यहाँ पे लिख के सबको समझाऊंगा, और ये फॉर्मूला आपको याद भी कराऊंगा हाथों हाथ, और फिर समझेंगे भी कि भाई इस पॉइंट में है क्या क्या अलग। अब दूसरा फॉर्मूला एक रिजल्ट होता है, वो थिन लेंस के लिए आप लगाते हो, जो दूसरी चीज में लिखने वाला हूँ ना फॉर्मूला, वो सिर्फ थिन लेंस के लिए वैलिड है, उसको हम अभी इतना इस्तेमाल में नहीं लेने वाले। थिन लेंस के लिए एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जैसे याद हो, मिरर में फॉर्मूला क्या था? मिरर में फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाज द फॉर्मूला फॉर मिरर। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, आपका 1/v माइनस 1/u था, माइनस था वहां पे, 1/1 वहां पे प्लस था या माइनस है। दूसरी बात, फॉर्मूला ये भी है, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो टोटल फॉर्मूला क्या बनता है, लेस में का फॉर्मूला वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल। अभी रुक जाओ, ये म्यू एल क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। म्यू एल माइनस म्यू एस इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत अच्छे डिस्कस करने वाला हूँ इस चीज को, इसलिए कृपया करके ध्यान देना भी। कुछ भी चीज यहाँ पे स्किप करी आपने, ये मान लो कि आपने एग्जाम का क्वेश्चन स्किप कर दिया सीधे सीधे, ठीक, इसलिए प्लीज ध्यान देना। और बात जो है वो जो यूट्यूब में क्लास में रिकॉर्ड करके रखता तो हूँ, पर आप लोग भी दिल से जानते ही हो, वो तभी फायदेमंद है जब आपने ये मेन क्लास लाइव क्लास मिस कर दी है, कहीं आप यहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब सुनो, तो 1/f की फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला आधा याद करना है यहाँ तक, सिर्फ लेंस के लिए। आगे वाला फॉर्मूला है जब आपको फोकल लेंथ निकालनी हो, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग दे रखो, अगर दोनों दोनों स्फीयर के रेडियस अलग अलग है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब सुनो, सारी पीएचडी करते हैं इस फॉर्मूले की। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला में, फिर से आपके सामने, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 जितने बार फॉर्मूला लिखोगे उतने बार याद होगा, और ये फॉर्मूला पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। सवाल से बेहतरीन सवाल, अच्छे से सवाल बहुत आए हैं। जहाँ पे एफ क्या होता है, मैं बार बार लिखता हूँ, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। और आपका क्या हो गया, वी और यू, ये तो सब बच्चे जानते हैं। वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस होता है, जो फाइनल इमेज बनी है आपकी, और जो क्या कहते हैं, यू होता है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, बस मजे के लिए लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अगर अपन, R1 और R2 क्या हो जाएंगे, R1 और R2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके होते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखो, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, जब भी 1 और 2 का नाम आएगा, जब भी 1 और 2 का नाम आएगा, तो 1 किसको लेना है, जहां से आती है, 1 उसको लेना है जहां से रेज आती हुई दिख रही है, उसको 1 लेना है, ठीक है, जिस साइड रेज आती है। और 2 किसको लेना है, जिस साइड रेज जाती है। अभी सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, कब प्लस लेते हैं कब माइनस करते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। और अगर मैं इन सही सब, इसके अलावा तो कोई डिस्टेंस बचा नहीं है पूरे फॉर्मूले में, इसके अलावा तो कोई डिस्टेंस बचा नहीं है। तो ये सारी जो डिस्टेंस है, इनको क्या करना है, फिर से वही वाली बात, पुट देम विद साइन। क्या रखना है आपको, पुट देम विद साइन। और जब भी डिस्टेंस को साइन के साथ रखना होता है, जब भी डिस्टेंस को साइन के साथ रखना होता है, तो बात क्या याद रखनी है, कौन सी चीज काम आती है, वो आती है काम की रेज। वो क्या आती है आपकी, काम की रेज, ठीक है। अब काम की रेस जिस साइड होती है, यानी इंसिडेंट, काम की रेस का मतलब है इंसिडेंट रेस की बात हो रही है, तो काम की रेस इंसिडेंट रेस होती है, तो वो कहाँ जाती है, उसको हम प्लस देते हैं, वो हमेशा इस तरफ नहीं जाती। पहली बात तो वो तो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, तो ये वाली बात मत याद करना कि हमेशा लेफ्ट की तरफ होती है या राइट की तरफ होती है, ऐसा सोचना पाप है, ठीक है। तो काम की रेस जिस तरफ जाती है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, और उसके अपोजिट जो होती है उसको हम लेते हैं नेगेटिव साइन। और डिस्टेंस सारे मेजर कहाँ से करते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, वो तो हमेशा की बात है, सेम टू सेम बात हमने मिरर में भी की है, सेम टू सेम बात हमने स्फेरिकल सरफेस में की है, मेजर्ड फ्रॉम पी, यानी पी मतलब पोल से, ठीक है। अभी अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा ये म्यू एल और म्यू एस क्या है, म्यू एल और म्यू एस क्या है, सुनो, म्यू एल और म्यू एस की बात करते हैं, तो ये म्यू एल, म्यू म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब एल का मतलब क्या है, साफ सी बात है, पढ़ क्या रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और यहाँ पे क्या है, ये भी आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या हो जाएगा, लेकिन एस का मतलब क्या है आपका सराउंडिंग। तो म्यू एल और म्यू एस का कंसेप्ट क्या है वो भी आपको समझ आता है। अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक का, मतलब क्वेश्चन नहीं करने वाले, थ्योरेटिकली हम उसको समझते हैं, किसी भी एक मिरर को उठा लेते हैं, किसी भी एक मिरर को जिसकी आपकी मर्जी है, ठीक है, और उसके लिए हम समझते हैं। और मैं क्या करता हूँ, एक अच्छे वाले एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि एक साथ समझ में आए अच्छे से। तो सुनो, मैंने ऐसा किया कि ऐसे करके, एक ऐसे करके सरफेस ले ली और दूसरी सरफेस मैंने ऐसे करके ले ली। थिन लेंस है, मैंने मोटा बनाया आपके सामने बस दिखाने के लिए ताकि क्लियर दिखाई दे। और सुनो, तो साफ सीधी बात है सर, यहाँ से क्या होगा, पोल। प्लीज अच्छे समझना इस चीज को, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई ना तो फॉर्मूला रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। मान लो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको R1 दे रखा है, जब डायग्राम में कभी भी साइन नहीं लिखते, डायग्राम में कभी भी साइन के साथ वैल्यू नहीं लिखी जाती, क्योंकि उसमें तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, ठीक है। तो आपको निकालनी है फोकल लेंथ, वो सब तो आप निकाल लोगे, पर बात ये है कि फोकल लेंथ आपकी क्या आने वाली है, वो सब इस बात पर डिपेंड करता है R1 क्या है। ये मैंने लिख दिया, इसके अंदर जो म्यू है किसी एक चीज का बना होगा, और यहाँ पे क्या है, म्यू एस है, यहाँ पे क्या है आपका म्यू एस है।
एक और बात याद रखना कि दोनों तरफ सराउंडिंग क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ सराउंडिंग आपकी सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ सराउंडिंग आपकी सेम होनी चाहिए। एक सवाल भी करेंगे उसके बाद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे, सुनो। तो म्यूएस क्या है, सराउंडिंग का, ठीक है। अब ये वाली बात भी हमको समझ में आ गई, क्योंकि थिन है ना, थिन का मतलब क्या है कि आपकी एक ही सराउंडिंग में, अगर थिन होगा इस तरफ अलग सरफेस, इस तरफ अलग सरफेस, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। वो तो आपकी फिर अलग से स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी। तो म्यूएस है, ये वाली बात तो समझ आ गई, किसको म्यूएस लेना है, किसको म्यू लेना है, ये समझ आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका R1 R2 के साइन के ऊपर। अब मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट रहता हूँ, मैं अपने मन के हिसाब से ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, कहाँ गया, मैं अपने मन के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ताकि हम सबके साइन दिख ले यहाँ पे, ठीक है। ये O हो गया, ठीक है, ये आपका मान लो इमेज यहाँ बन जाती है, ताकि आप सबके साइन समझ पाओ। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, मेरे साथ में समझा करो इस चीज को, सारे साइन डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यू। अब बात ये यू को मेजर कैसे करोगे, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है इंसिडेंट रे। पर मेरे लिए काम की रे कौन सी, देखो ये भी इंसिडेंट रे है, जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए नई क्लास, उनको बताता हूँ। जो पीछे जाने वाली रेस है वो भी तो इंसिडेंट रे है, पर वो मेरे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि वो पीछे जा रही है, पीछे तो कुछ है ही नहीं, लेंस, लेंस तो इस तरफ है ना, यानी आपकी इस तरफ आने वाली रेस क्या है, आपकी काम की है। और डिस्टेंस को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, डिस्टेंस को कभी ऐसे मेजर नहीं करते, ऐसे मेजर नहीं करते, डिस्टेंस को हम ऐसे मेजर करते हैं। तो उसमें भी हमारी सबसे बेस्ट जो काम की रे है वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरी काम की रे है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, सर इस तरफ डायरेक्शन क्या लूंगा, मैं प्लस साइन के साथ लूंगा, इस तरफ की डायरेक्शन जो भी डिस्टेंस आएंगे वो सबको मैं नेगेटिव साइन के साथ लूंगा। अब जब मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, पीछे की तरफ आ रहा हूँ ना, लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, तो यू, तो यहाँ पे यू जो भी वैल्यू दी होगी उसको आप क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ में लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली जब आप इमेज की तरफ जाओ, तो इमेज और आपका पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है आपका v होता है। पर बात ये हो किस तरह मेजर करो, सर इमेज यहाँ पर है और आपका डिस्टेंस कैसे जाएगा, पोल से जा रहा है, तो ये। अब काम की रेस क्या होती है सर, काम की रेस तो इस तरह प्लस था, तो यानी आपको v क्या लिखना पड़ेगा, v लिखना पड़ेगा प्लस साइन के साथ। अच्छे समझ लो इस एग्जाम्पल के लिए, ताकि बाकी एग्जाम्पल के लिए समझने की जरूरत ना पड़े आपको। एक और कर लेंगे ताकि आपको इजीनेस रहे। अब सवाल आता है R1 और R2 का। अब सवाल क्या आता है, R1 और R2 का, सुनना। अगर सवाल है आपका R1 और R2 का, तो R1 लेते हैं, वन, वन क्या है, जहां पे रेस आती है, आ कहां से रही है, सर रेस तो मेरी यहां से आ रही है, राइट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रेस भी यहां से आ रही है, ठीक है। बता देंगे एक बार आखिर मेरी, एक और एग्जांपल लेंगे तब समझा देंगे। रेस मेरी यहाँ से आ रही है, राइट, रेस अगर मेरी यहाँ से आ रही है, वैसे यार मुकुल मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज तो बताई नहीं जो दोबारा बतानी पड़े। वी और यू तो यार अपन, तुम पहली क्लास से अटेंड कर रहे हो, वी और यू में तो ऐसा कुछ बताने लायक था नहीं। अब सुनो, तो R1, अब R1 के लिए क्या सोचो, सर R1 को मैं कहाँ मेजर करूंगा, सुनना। अच्छा R1 किसको लेना है, या तो आपको मन में ये भी तो डाउट होता है कि इसको R1 लेना है, इसको। देखो एग्जाम में, क्वेश्चन में कभी R1 R2 लिखा नहीं देगा, एग्जाम में सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख के देगा। एग्जाम में आपके सिंपल बोलेगा इसका 20, इसका 10, ऐसे लिख के देगा हमेशा, ठीक है। तो किसको R1 लेना, किसको R2, तो 1 और 2 का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, 1 और 2 सोचना है आपको, कहां से आती है कहां जाती है। देखो अगर वो आती जाती वाला कॉन्सेप्ट वहां पे अच्छे से किया होता है ना, तो यहाँ पे करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आ कहां से रही है सर, यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ पे जो सरफेस पड़ने वाली है, इस साइड जो सरफेस है उसको हम R1 लेंगे। आई नहीं, ये कभी भी एग्जाम में R1 R2 नहीं देता, सिर्फ RR देता है। तो ठीक है, तो उस टाइम पे आप बोलोगे R1 इसको लूंगा, क्यों, क्योंकि रेस इस तरफ से आती है, जा आ रही है सर, इस तरफ जा रही है, इस एरिया में रेस जा रही है, इसका मतलब इस वाले को क्या लूंगा मैं, इस वाले को मैं 2 लूंगा। अब सवाल आता है कि R1 तो डिस्टेंस है, R2 भी डिस्टेंस है, अब ये होता डिस्टेंस ही ना, रेडियस इस तरह का डिस्टेंस है, तो आप प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये वाली बात समझो। प्लस लेना है कि जहां आती है वहां R1, जहां जाती है उसको R2, वेरी गुड। अब सवाल है आपका, अब सवाल है आपका कि R1 को प्लस लूं, R1 को R2 को नेगेटिव लूं, तो देखो ये तो आपका R1 क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 इस वाली सरफेस को मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तो वो इस तरह से जाएगी, राइट। इसको एक इंडिपेंडेंट सरफेस मान लो, तो क्या इसका पोल यहाँ पड़ता, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पड़ता, तो क्या मैं R1 को इस साइड मेजर करता, हाँ सर आप R1 को इस साइड मेजर करते, तो इस साइड यानी राइट की तरफ क्या है, प्लस, यानी R1 की जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको मैं क्या लूंगा, प्लस साइन के साथ लूंगा, राइट। दूसरी बात, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका इस तरह से, मैं R2 की बात करता हूँ, R2 के लिए जब आप सरफेस बनाते हैं, R2 के लिए जब सरफेस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती है, उसका सेंटर क्या होता है, यहाँ पे होता। डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करते हो ना, बीच में जब मेजर करते हो तो इसका डिस्टेंस कहाँ आता है, इसका डिस्टेंस आपका इस तरफ आता है, यानी इसको मैं R2 बोलता। अब R2 आपने कहा कि लेफ्ट की तरफ लिया है, तो यहाँ पे R2 जब आपने लेफ्ट की, और लेफ्ट को क्या लेता हूँ मैं, नेगेटिव, तो समझो इसको आपको R2 के साथ क्या लिखना है, नेगेटिव है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने इन चीजों में गलती करी ना, प्लस माइनस में, तो सीधे सीधे आंसर में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ साइन से गलती, लेकिन ये चीज एक बार समझनी है और सही समझनी है। कोई टीचर तुम्हें फालतू की ट्रिक बता रहा है यूट्यूब पे, कोई टीचर तुम्हें फालतू की चीजें पढ़ा रहा है, प्लीज उनसे दूर रहो। क्योंकि IIT नीट और NCERT की भी अगर मैं बात करूं, CBSE की, वो इस तरह के एग्जाम है कि वो आपके कंसेप्ट चेक कर लेता है, क्वेश्चन आंसर आसान देता है क्वेश्चन, पर वो आपके कंसेप्ट चेक कर लेता है। और गलती से अगर आपने, वो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, पर मैं वो नहीं बताऊंगा,
वो इतनी घटिया शॉर्ट ट्रिक है कि वो ऐसी जगह काम करती है कि कहीं काम ही नहीं करती, और ऐसी जगह पे गलतियां करती है कि जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है। तो चुपचाप से ये वाली चीज समझो और उसको। अब जब इसमें बच्चों मैं फॉर्मुला लगाऊंगा, तो मैं अभी वी और यू नहीं लगाने वाला, मैं अभी सिंपल वो आपका लेंस मेकर्स वाला फॉर्मुला लगा रहा हूँ। वो क्या है आपका, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब सुनो, क्या अगर मैं आपसे ये बात, आपने क्या बोला सर, R1 को पॉजिटिव बोला, बोला ना R1 पॉजिटिव, हाँ, तो क्या ये चीज पॉजिटिव हो गई? ठीक है, ये चीज पॉजिटिव हो गई। हाँ, क्या मैंने इसको बोला R2, इसको मैंने बोला क्या ये नेगेटिव है? अगर ये नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव साइन लिखा हुआ ना, तो अगर मैं उस पूरे को बोलूं तो क्या ये पॉजिटिव निकल के आएगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस केस में, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव निकल के आने वाला है, तो क्या इस केस में बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ क्या आने वाली है, क्या पॉजिटिव आने वाली है? क्या बताओ, हाँ कि ना? क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या इस केस में मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अबे हाँ कि ना, बाकी लोग क्या मर गए? देखो, अगर ये वाला आंसर किया करो, मेरी क्लास में आंसर करना बहुत जरूरी है, और समझ में भी इसको आएगा। क्या इसका आंसर पॉजिटिव आएगा ना? ठीक है, बच्चे हाँ हाँ कल से आंसर कर रहे हैं, सबके सब बच्चे आंसर कर रहे हैं, और सबके सब बच्चे एक लाइन से गलत है। याद रखना, जब मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस और बहुत ही ज्यादा आसान चीज आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो समझना उसमें कोई ट्रिक है। इतनी आसान चीज मैं तुमसे क्यों पूछूंगा यार? ठीक है, रिया जी ने बोला नहीं। रिया जी, अगर आप इस बात को बता दो आंसर की क्यों नहीं, तो भी हम समझ जाए। आंसर है, जरूरी नहीं है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्यों? अबे तुम सिर्फ होता है ना, बुक बुक पढ़ते हो ना कभी, बुक के 2 पेज होते हैं ना, ऐसे एक बुक होती है ना, तुम सिर्फ इस साइड की चीज को पढ़ के आंसर कर दोगे क्या? इस साइड का आंसर कैसे, कौन इस साइड कौन पढ़ेगा? किताब के 2 साइड होते हैं, तो 2 साइड पढ़ना भी जरूरी है ना। तो सुनो, आंसर है कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि हमेशा पॉजिटिव। क्यों? सारी कहानी आ जाती है, और वो वेरी गुड आकाश जी, अब आपने समझ आ गया, वो है ये पार्ट। वैसे किताब के 2 पार्ट होते हैं, आपने इस पार्ट से बोला पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस पार्ट पे तो आप गए नहीं। इस पार्ट से भी तो पूछो कि क्या हालत होने वाली है आगे। अरे बेटा, अगर मेरा म्यू एल अगर मेरा म्यू एस से बड़ा हुआ, तो सुनो ये बनेगा क्या, क्या ये म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस बनेगा। अगर मेरा म्यू एस से बड़ा हुआ, तब तो ये पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से अगर मेरा म्यू एस से छोटा हो गया, अगर मेरा म्यू एस से छोटा हो गया, तो क्या ये चीज नेगेटिव नहीं हो जाएगी? और अगर ये चीज नेगेटिव हो गई, तो आपका फोकल लेंथ भी क्या निकल के आना है? नेगेटिव निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज तो पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। इसीलिए हाँ, इन्फो पूरी नहीं थी इसीलिए, और उसी चीज को मैं आगे बताने वाला हूँ, वो सवाल है बच्चों एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इस बार आपकी फोकल लेंथ एक ऐसी चीज पे डिपेंड कर रहा है जिसपे आपके पहले कभी डिपेंड नहीं करता था, वो है आपकी क्या? सराउंडिंग। तो सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल है ऐसा कि जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होती है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्या वो आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है क्या? तो आंसर होगा, याद करो क्या था फॉर्मूला, क्या वहां पे मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? तो सिंपल मैंने फॉर्मूला ये पढ़ाया था, 1/v प्लस 1/u। क्या कोई R1 R2 का कंसेप्ट पढ़ाया था ना? नहीं से पढ़ाया था। तो इसका मतलब वो सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग। फिर एक बहुत प्यारा सा सिंपल सवाल कराऊंगा आपको, डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होती है, क्या वो सराउंडिंग पे डिपेंड करती है? तो आंसर है यस, इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पहली तो चीज तो ये समझ में आ गई होगी। अब फोकल लेंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ, वहीं से मैं कन्वर्जिंग लेंस और आपका कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का कंसेप्ट भी लेके आऊंगा, जो आप लोग पहले आंसर कर बता रहे थे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था बहुत प्यारा सा, पता नहीं आईआईटी में आया था कि नीट में आया था, मुझे याद नहीं, या किसी और एग्जाम में आया था, एनटीएससी एनटीएससी में। क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में एक आपका थिन मिरर रख दिया, एक कॉनकेव मिरर रख दिया, एक मिरर रख दिया। मैंने फिर क्या किया, एक और कंटेनर लिया, सेम लिक्विड लिया, लिक्विड मुझे बता नहीं रखा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सब कुछ लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपका एक लेंस रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, आपका एक लेंस रख दिया। ठीक है, पहले दोनों क्या थे आपके, पहले इनिशियली अगर मैं बात करूं इनिशियली, वैसे इनिशियली मुझे पहले बताना चाहिए था, इनिशियली मिरर आपका कहा था, इनिशियली मैं अगर लिख दूं, बोथ मिरर एंड लेंस वर इन एयर। अगर दोनों आपके इनिशियली लेंस और मिरर आपके उसमें थे, इनिशियली बोथ मिरर एंड लेंस वर इन एयर। ठीक है, तो बताइए कि किसका फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ चेंज किसका करेगा? फोकल लेंथ चेंजेस फॉर
चेंजेस फॉर, तो इस तरह का ऑप्शन था, कौन ये मिरर के लिए चेंज करेगा नहीं करेगा, कि आपके लेंस के लिए चेंज करेगा नहीं करेगा, या बोथ, ठीक है, और आंसर था नन, कि किसी के लिए चेंज नहीं करेगा, ठीक है, और दूसरा है आपका कि लेंस के लिए चेंज करेगा, तीसरा है कि बोथ के लिए चेंज करेगा, फोर्थ है आपका किसी के लिए चेंज नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेंस के लिए ही चेंज करेगा, मिरर के लिए चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिरर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको कहाँ रखा है, ठीक है, और लेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कहाँ रखा। अगर पहले एयर में था और बाद में आपने वाटर में या किसी भी और फ्लूइड में रख दिया, तो ऑब्वियसली आपका बाहर का सराउंडिंग का व्यू चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, बोथ भी गलत हो जाएगा और आपका नन भी होता। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, और मेरी गारंटी बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात पता नहीं होगी। बिल्कुल सही बात नहीं, आपने शोमैला जी बिल्कुल सही आंसर लिखा है, और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां पे कंसेप्ट सारे आपके गलत हो जाते हैं, और ये आपको अगर बात पता ना हो तो ये बच्चों ये सारी जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजर शायद उसका सब पेपर जो होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, किसका होता है नाम याद नहीं आ रहा उसका, एग्जाम का एम्स का पेपर जो होता है, उसमें एजर्सन रीजन आता है भर भर के 20-20 सवाल आते हैं एजर्सन रीजन के, ठीक है, और आईआईटी में भी एजर्सन रीजन आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें बच्चा इन्हीं बातों में उलझ जाता है, ऐसे सवाल आते हैं और इन्हीं बातों ऐसे होता है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इस तरह के। तो आई होप कि इस तरह के सवाल आए हैं कई बार एग्जाम में। चलो ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी चीज। मान लो मैं बात करता हूँ आपका बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ, बाय कॉन्वेक्स लेंस और बाय कॉनकेव लेंस दोनों की बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज समझना, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज निकल के आएगी फोकल लेंथ के बारे में। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो आज हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कवर किया है, आपका फॉर्मूला का टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया, पर बीच में हमने अपने टाइम पास भी बहुत किया है। तो ये हो गया आपका बाय कॉनकेव लेंस। तो सिंपल कॉनकेव लेंस बोलता तब भी आप यही बोलते हैं, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस बोलता तब भी आप यही बोलते हैं। और मान लो आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनना, ठीक है, ऑब्जेक्ट चलो ऐसे रख दिया हमने। अब यार एक बात याद है, फोकस की डेफिनेशन मेरे ख्याल से बच्चों को याद होगी यहाँ पे, मैं लिखवाया नहीं मैंने फोकस डेफिनेशन, क्योंकि यार ये तो पहले वाली डेफिनेशन नहीं है। फोकस की डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। फोकस जिसको हम एफ से प्रेजेंट करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुनना। फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि लाइंस लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और appears टू मीट। ये तो सबको पता ही है ना कि ऐसी लाइन जो कि आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, देन अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं आपका फोकस बोलते हैं। तो यहाँ सुनो, यहाँ से अगर आपकी इस तरह से रे जा रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को भी अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। चलो एक बार इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो मान लो आपने क्या किया, आपने यहाँ से रे भेजी, यहाँ से रे भेजी, इस तरह से एक रे गई, फिर क्या किया आपने, उसको फिर ऐसे भेजा, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ से रे भेजी, एक सेकेंड, यहाँ से रे भेजी, और फिर उसको क्या किया, उसको इस तरह किया, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, दिस पॉइंट विल बी दिस पॉइंट विल बी आपका फोकस, राइट, ठीक है। ये और ये फोकस कैसा है आपका, ये फोकस है आपका रियल फोकस, राइट। ये कैसा फोकस है, रियल है, क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल फोकस है, इतना बात समझ आती है। कॉनकेव लेंस में कैसा होता है, ऐसे आती है फिर ऐसे चले जाती है, ऐसे आती है फिर ऐसे चले जाती है। तो इस केस में क्या होता है आपका, देखो बिल्कुल उल्टा केस आ रहा है कि नहीं आ रहा मिरर का। मिरर में कॉनकेव मिरर का फोकस रियल हुआ करता था, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो था वो वर्चुअल था। यहाँ पे आपका उल्टा केस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो आपका रियल है, लेकिन कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो क्या है आपका वर्चुअल है। तो ये वाली बात, ये डायग्राम तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ आ जाए, कोई हार्ड डायग्राम तो मैंने बनाया नहीं है, ऐसे ऐसे डायग्राम बनते हैं, ठीक है। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रीमीट कर रही है, वर्चुअल क्योंकि एक्चुअली में रीमीट नहीं कर रही है, आपने एक्सटेंड किया उनको जबरदस्ती मिलाने के लिए। लेकिन ये जितनी भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, जितनी, अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो आपकी फोकल लेंथ होगी उसको मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा माइनस साइन के साथ में। तो मैंने क्या बोलूंगा सर, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, यानी आपका ये वाली रेस क्या है, काम की रेस प्लस के साथ में, और ये वाली रेस क्या होगी, पीछे वाली नेगेटिव, ठीक है। तो आप पोल यहाँ पे होगा, डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा सर, डिस्टेंस आप मेजर करोगे इस तरह से, डिस्टेंस इस तरह से, तो डिस्टेंस इस तरह से, तो क्या है राइट, यानी राइट क्या आपका पॉजिटिव, तो इस केस में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे आप फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन इस केस में क्या होगा सर, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, काम की रेस क्या है इस तरफ, इसको हम प्लस लेना है, इसको हम माइनस लेना है। लेकिन क्या होगा सर कि सर यहाँ से पोल है, पोल से जब मैं पीछे की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, जब पीछे कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो याद करो, उस केस में जब आपका नेगेटिव डिस्टेंस आते तो आप उनको रियल बोलते थे, लेकिन इस केस में जब आपके पॉजिटिव डिस्टेंस निकल के आ रहे हैं तो आप उसको रियल बोल रहे हो। तो उल्टा है बिल्कुल, बहुत सारी चीजें उल्टी है, लेकिन ऐसी मत याद करो, उल्टा है। कंसेप्ट समझो, लाइन कहाँ जाती है कहाँ आती है, वो सारे कंसेप्ट आप समझो और अच्छे से याद रखो। तो ये वाली समझ, लेकिन इनमें एक झोल है, इन दोनों चीजों में एक झोल है। क्या झोल है पता है, बहुत तगड़ा झोल है। एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना बताता हूँ। फोकल लेंथ जब पॉजिटिव होती है, तुम देख रहे हो ना
कि यहाँ पे क्या था कि सारी रेज दूर दूर थी और दूर से क्या हो रही है, पास आ रही है। अबे दूर से यहाँ फोकस बनते टाइम पे क्या पास में आ रही है। तो बच्चों जब भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कृपया करके अंधों की तरह, कभी भी अंधों की तरह कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस मत बोल देना। बहुत किताबें गलती करती हैं, बहुत किताबें चीजें गलत बोलती हैं। कंसेप्ट क्या है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और अगर फोकल लेंथ बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट है आपके मिरर का, मिरर में आपका कन्वर्जिंग लेंस कौन, मिरर कौन होता था आपका, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता था। इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। इस कन्वर्जिंग का, डाइवर्जिंग का सिर्फ और सिर्फ लेना किससे देना है, आपका फोकल लेंथ से है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कॉनकेव लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। क्यों बच्चा डाउट करता है, सर क्यों। स्टार्टिंग मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है क्या। आप सबने मैक्सिमम लोगों ने बच्चे आंसर दिया था हाँ सर होता है, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। कब गलत हो जाएगा वो सुनो, मैं आपको प्रूव करता हूँ इस बात को। और मैं इस बात को भी आपको प्रूव कर दूंगा, मैं इस बात को भी आपको प्रूव कर दूंगा कि आपका कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव क्यों होता है और कब होता है। सुनो, अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये वाली जो बात करना, ये काफी अच्छी बात है और काफी, देखो जितनी चीज हम पढ़ रहे हैं ना सब दिमाग वाली बात है। सिंपल स्टूडेंट की बात समझ में पहली बार में आती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आएगी नहीं। नहीं आना और आने में बस इतना ही फर्क है कि आप क्या कर रहे हो, कि आपने कितनी मेहनत करी। तो मैंने क्या किया, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और रेडियस रेडियस मान लिया मैंने सेम। जब रेडियस रेडियस सेम मान लिया, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो मैं इसको क्या लूंगा, इसको मैं R1 साइन R1 लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा आपका R2 लिखूंगा। ठीक है, बाहर क्या हो गया, म्यू एस हो गया, यहाँ क्या हो गया, म्यू एल हो गया। अब सुनना खतरनाक चीज, वन बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस वन बाय यू, तो नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, आप लिखूंगा म्यू एल बाय म्यू एस माइनस वन इंटू क्या लिखता हूँ, वन बाय R1 माइनस वन बाय R2। अब एक गधे बच्चे के समझ में ये आएगा, वो जो बच्चा जिसने मेरे साइन कन्वेंशन को ढंग से नहीं सुना या जिसने सब चीज ढंग से नहीं सुनी है, वो क्या बोलेगा, सर देखिए ये भी आर ये भी आर, देखो ना सर, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, आपने लिखा ये भी आर ये भी आर, क्या मैं आर में से आर को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा वन बाय एफ जीरो हो जाएगा, और मेरा वन बाय एफ जीरो हो गया तो क्या फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। अभी गधे हो क्या, यहाँ पे आपने क्या गलती कर दी, यहाँ पे आपने साइन नहीं लिया। देखो ऐसे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, ऐसी गलतियां बच्चे कर रहे हैं, तो ये बात पे ध्यान देना। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे वन बाय एफ इज इक्वल टू, नहीं साइन के साथ R1 को आपके साइन के साथ लिखोगे। R1 आपका कैसे है, इस तरफ है ना, आर सारे कंसेप्ट वही है। आर आपका R1 आपका इस तरफ है, तो R1 को मैं क्या लिखूंगा आपका, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, काम की रेस यहाँ पर, तो R1 को मैं लिखूंगा प्लस आर के साथ में, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। और सिंपली R2 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस आर लिखूंगा, क्योंकि आपका पीछे की तरफ ऐसे बन रहा है ना। हर बार एक चीज मत बनवाया करो, लेकिन मैं फ्री बनाऊंगा। R2 आपका ऐसे होगा तो पीछे की तरफ नेगेटिव होगा। जब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ फॉर्मूले में, तो वन बाय एफ वन बाय एल माइनस वन बाय एस माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका प्लस वन बाय आर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस वन बाय आर हो जाएगा। साइन की देखो कितनी इंपॉर्टेंस है, तुमने साइन नहीं लिया होता तो ये चीज जीरो हो जाती, पर साइन लिया है तो वही चीज तुम्हारी जुड़ रही है उल्टा। तो वन बाय ये आपका हो जाएगा क्या, टू बाय आर। कुछ घटिया किताब है, कुछ घटिया टीचर, मतलब घटिया नहीं बोलना चाहिए, टीचरों को मैं कभी घटिया नहीं बोल सकता, क्या मेरा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आई एम सॉरी टू दोस्त। कुछ गलत टीचर या कुछ जल्दी याद कराने वाले टीचर सिर्फ ये फॉर्मूला याद कराते हैं, ये फॉर्मूला याद बिल्कुल भी मत करना, ये फॉर्मूला याद बिल्कुल मत करना। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला क्या है ना, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला याद करने लग गए ना, तो जो एक्चुअली फॉर्मूला है ना आप वो याद करना भूल जाओगे। जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उससे सारे क्वेश्चन करो। ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो म्यू एल अपन म्यू एस माइनस वन। अब गड़बड़ ये है, किसका निकाला मैंने, ये आपका निकाला है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, राइट। अब सुनो, क्या आर पॉजिटिव था तो ये सभी पॉजिटिव है, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। आंसर नहीं बोल सकते, आंसर नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर अगर मेरा म्यू एल, अगर मेरा म्यू एल म्यू एस से बड़ा हुआ, तब मैं कहूंगा कि मेरा फोकल लेंथ क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। और तब क्या कहलाएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लेंस आपका कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। अगर म्यू एल, मेरा म्यू एल अगर वो आपका म्यू एस से छोटा हो गया, तो उस केस में आपका एफ इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, और उस केस में उसको क्या बोलूंगा आपका, उसको मैं बोलूंगा आपका डाइवर्जिंग लेंस बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा आपका अच्छा एक और केस तो ले सकते हो, अगर वो केस तो खैर घटिया है, लेना का कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि म्यू एल और म्यू एस क्या हो गए, आपके बराबर हो गए, तो उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ जीरो हो जाएगी। फोकल लेंथ नहीं, मतलब वन बाय फोकल लेंथ जीरो हो जाएगी, तो वन बाय फोकल लेंथ एफ इनफाइनाइट, और एफ इनफाइनाइट तो उसका मतलब नो रिफ्लेक्शन। अबे एफ इनफाइनाइट होने का मतलब है कि प्लेन सरफेस, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इट इज, मैं सिंपल सॉरी नो रिफ्लेक्शन, नॉट स्फेरिकल। आप इसको क्या बोल रहे हो, कोई स्फेरिकल नहीं है ना इस बार, ठीक है, मतलब चलो ये तो केस केस, इसको नो रिफ्लेक्शन वाला ही करो, मैं क्यों उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, सॉरी। तो इसमें कोई आपका रिफ्लेक्शन क्यों, अगर भी बाहर वाला मीडियम यानी लेंस का रिफ्लेक्शन, लेंस का, अगर मैंने बोला कि लेंस का मीडियम और बाहर वाला मीडियम
सराउंडिंग वाला मीडियम, अगर दोनों सेम ही हो गए, अभी जब डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का कंसेप्ट ही नहीं रहा, दोनों के दोनों मीडियम सेम ही कर दिए तो रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा उस केस में, ठीक है। ऐसे वाले केस में भटक मत जाना। कुछ बच्चे भी लिख के आते हैं कि स्फेयर नहीं रहा, भाई स्फेयर तो था, बस क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर वाला मीडियम और अंदर वाला मीडियम सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम है तो आपका रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात बहुत समझ। तो क्या मैं तुमसे पूछूं कि क्या कन्वर्जिंग लेंस हमेशा सॉरी उल्टा बोल दिया, क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सर, आपका कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता। अगर कॉन्वेक्स लेंस आपका रखा हुआ है एयर में या फिर रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, यानी अगर आपका जो कॉन्वेक्स लेंस का अंदर वाला म्यू है वो बाहर वाले म्यू से बड़ा होता है, इन दैट केस ओनली आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है इट विल एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस, अदरवाइज इट विल एक्ट एज डाइवर्जिंग। सवाल आता है अच्छा खासा, क्या क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस का काम कर सकता है क्या? आंसर है बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है? जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए। अगर कुछ ना बोला गया हो और एग्जाम में क्वेश्चन में अगर एग्जाम में कुछ ना बोला गया हो और बोल दिया हो कि कन्वर्जिंग लेंस ऐसे से बोल दिया गया, तब क्या करोगे? अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम सराउंडिंग में एयर मान लेंगे, अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस ही मान के करोगे, तो कुछ नहीं जब बोला जाता तो आप एयर मान के चलते हो। मैंने ये सवाल आपको पहले भी करवाया कि अगर सवाल में कुछ नहीं दे रखा तो आप सराउंडिंग में क्या मान लेते हो, एयर मान लेते हो। आई होप कि ये वाला जो सब कुछ समझाने वाला कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ आएगा। अभी मुझे छोटी छोटी फोकल लेंथ के ऊपर चीजें और बतानी है, पर मैं आज नहीं बताऊंगा, उसको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, क्योंकि आज वाली क्लास में बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल से हर बच्चे को जो भी आज चीज समझाई गई है वो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतने डीप में कोई पढ़ा नहीं सकता और इतना पीएचडी कोई करा नहीं सकता, और करवा भी सकता है, तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर आपको आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा पढ़ने में, और आपको पता ही है कि ये मजा मैं आप हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों को इतने जोश से पढ़ा रहा हूँ कि मेरी तबीयत से ठीक लग रही है मुझे। ऐसा होता है ना कि जब आप जिस चीज को दिल से करना चाहते हो ऑटोमेटिकली वो उसको आपको वो चीज सबको सही करने के लिए जाती है, ठीक है। इंशा जी बोलिए आज तो छोटी क्लास लेने वाले थे। देखो तुम्हें पता ही है कि मेरी छोटी, मैं तो आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ एक्चुअली छोटी क्लास का नाम लेके, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है कि मैं बोलता हूँ छोटी क्लास होगी तो बच्चों के अंदर से हो रहा था, हाँ आज की क्लास छोटी है, और इस चक्कर में क्या करता हूँ मैं छोटी को मोटी बना देता हूँ, तो उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ छोटी बड़ी थी, और छोटी छोटी करते हुए पूरी क्लास लंबी हो जाती है। पर छोटी और मोटी को साइड असाइड रखते हो, आई होप कि मेन कंसेप्ट हो जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो कन्वर्जिंग लेंस कैन ऑल्सो, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ना लिख लेना, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कैन ऑल्सो एक्ट एज सॉरी कॉन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस इफ द सराउंडिंग मीडियम इज डेंसर देन द मतलब सराउंडिंग इज द मीडियम ऑफ लेंस। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छे समझ आई होगी। आज की क्लास इतनी ही, यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए थैंक यू बाय बाय कर लेते हैं। थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। चलो।